रियासती हुकूमत ने अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइंस की जारी। 21 सितंबर से मिल सकती कई तरह की रियायत। 7 सितंबर से मरहलेवार तरीके से चलेगी लखनऊ मेट्रो। हर जुमे की रात 10 बजे से दोशंबे सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का अमल पहले की तरह रहेगा जारी। 29 और 30 अगस्त की रात को चीन की पीएलए आर्मी ने मशरक़ी लद्दाख के पैंगोंग सोलिक में दरअंदाजी की कोशिश। भारतीय फौज ने दरअंदाजी को किया नाकाम। इस दरमियान भारत और चीन के माबैन चुशुल में ब्रिगेड कमांडर सतह की बातचीत भी जारी। सुप्रीम कोर्ट में पीजी मेडिकल कोर्सेज में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को रिजर्वेशन देने की रियासतों को दी इजाजत। और बहराइच गोंडा रियासती शाहरा पर आज अली सुबह बिहार से जालंधर जा रहे 17 मजदूरों से भरी गाड़ी हुई हादसे का शिकार। गाड़ी में सवार 5 मजदूरों की मौके पर हुई मौत, मजदूर हुए जख्मी। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानू। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन तालीमी मशवरों से मुतालिक कामों के लिए बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के पढ़ने वाले दर्जे 9 से 12 तक के तलबा को असातिज़ा की रहनुमाई के लिए स्कूलों में रजाकाराना तौर पर जाने की इजाज़त होगी। इसके लिए सरपरस्तों की तहरीरी इजाज़त की ज़रूरत होगी। 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को मरहलेवार तरीके से चलाया जाएगा। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी। 21 सितंबर से सभी समाजी, एकेडमिक, खेल, तफरीह, सकाफती, मजहबी और सियासी प्रोग्रामों और दीगर इज्तिमाई सरगर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों के साथ शुरू करने की इजाज़त होगी, जिसमें फेस मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल ज़रूरी होगा। 20 सितंबर तक शादी तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोगों को और आखिरी रसूम की अदायगी में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों को शामिल होने की इजाज़त होगी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों को शामिल होने की इजाज़त होगी। सभी सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, तफरीही पार्क, थिएटर और इस तरह के सभी ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की इजाज़त होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से मकामी सतह पर कोई भी लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। हर जुमे को रात 10 बजे से दोशंबे की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का अमल पहले की तरह जारी रहेगा। अनलॉक की गाइडलाइंस के क्रम में प्रदेश स्तर की भी अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो अनुमन्य गतिविधियां हैं उसमें स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान अभी भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। यद्यपि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर के बाद टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में से 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है और इसका भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन में स्वैच्छिक आधार पर, वॉलंटरी आधार पर, और यदि माता पिता अभिभावक की लिखित अनुमति होगी तभी वो आ सकेंगे। इसके लिए भी 21 सितंबर के बाद अलग से गाइडलाइंस भारत सरकार जारी करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 5061 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल तादाद 54,788 है। रियासत में 1,72,140 मरीज पूरी तरह से सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक मुतासिर लोगों में 3,486 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में कल 1,36,585 सैंपल की जाँच की गई। इसके साथ ही रियासत में अब तक कुल 56,26,897 सैंपल की जाँच हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,061 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 54,788 हो गई है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,72,140 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,486 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में
1,36,585 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार प्रदेश में अब तक 56,26,897 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीन की पीएलए ने मशरक़ी लद्दाख की पेंगुइन सोलेक में दरअंदाजी की कोशिश की है। चीनी फौजियों की जानिब से ये खिलाफ वर्जी तब की गई जब भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े के बाद इस बात पर रजामंदी कायम हुई थी कि अब तनाज़े की सूरत हाल नहीं पैदा होगी। चीन मुसलसल इस हल्के की ज्यों की त्यों सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश में है, लेकिन भारतीय फौज हर बार उनके मंसूबों को नाकाम करती आ रही है और इस बार भी वही हुआ। इस दरमियान भारत चीन के माबैन चुशुल्क में ब्रिगेड कमांडर सतह की बातचीत भी चल रही है। चीन ने एक बार फिर कोशिश की है। हमें याद है कि 14 और 15 जून की रात को जिस तरह से गलवान घाटी में एक कोशिश की थी चीन में, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया था। उसके बाद मुसलसल बातचीत दोनों ममालिक की फौजी सतह पर भी जारी है, डिप्लोमेटिक सतह पर भी बातचीत जारी है। उसके बावजूद 29-30 की रात को जो वाकया मशरक़ी लद्दाख के पेंगुइन सोलेक इलाके में पीएलए ने दरअंदाजी की कोशिश की, उसको एक बार फिर भारतीय फौज ने नाकाम किया है। लेकिन चीन के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि उसको जो तौसी वाली सोच है वो मुसलसल इस तरह की हरकतों से जाहिर हो रही है। हमने देखा कि 14-15 जून के बाद सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें भारत ने बहुत साफ चीन की तौसी वाली पॉलिसी को खारिज कर दिया है। एक तरह का हमला है जिसका मुंह तोड़ जवाब देने की बात की। सिर्फ फौजी सतह पर इस जवाब को महदूद नहीं रखा गया, बल्कि ये जवाब कई और मैदान में दिखाई दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत के मामले में 15 सितंबर तक ₹1 जुर्माना के तौर पर कोर्ट में जमा करने की हिदायत दी है। ऐसा न करने पर उन्हें 3 महीने की सजा काटनी होगी। इसके साथ साथ उन्हें 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। ये फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की सदारत वाली बेंच ने सुनाया। इससे कबल अदालत ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। तौहीन अदालत के मामले में कसूरवार करार दिए गए भगोड़े सनतकार विजय माल्या की नजरसानी की अर्जी आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमलाक के सही तफसील न पेश करने और ब्याजियों से सौदे का पैसा गैर मुल्कों में भेजने के मामले में विजय माल्या को तौहीन अदालत का कसूरवार करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कॉलेज में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को रिजर्वेशन देने की रियासतों को इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूर दराज इलाकों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को पीजी दाखिले में रिजर्वेशन देने की ताकत रियासती हुकूमत को है। आईनी बेंच ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के उस ज़ाब्ते को गैर आईनी और मनमाना करार दिया है जिसमें इस तरह के रिजर्वेशन पर पाबंदी आयद की गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे डॉक्टरों को देही इलाकों में 5 साल तक अपनी खदमात देने के लिए बॉन्ड साइन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। मुल्क में हुकूमत की कोशिश से कोविड-19 की सूरत हाल में इस्लाह हो रही है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 से रिकवर होने की शरह 76.63% हो गई है, जबकि कोविड-19 से मौत की शरह मुसलसल गिरावट जारी है जो 1.78% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कुल 60,868 लोग कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में अब तक कुल 27,74,801 लोग कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,46,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है। बरेली मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा है कि हमारा मुल्क खुद कफालत की सिमत में बढ़ रहा है। कोरोना से मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, लेकिन हमारे वजीर आजम ने ऐसे वक्त को मौके में तब्दील करने का काम किया है। मुल्क में स्वदेशी अपनाकर और खुद कफील बनकर मुल्क को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इस सिमत में मुस्बत नताइज भी सामने आए हैं। हमारा मुल्क स्वदेशी और खुद कफील बनकर मजबूत और ताकतवर बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के मसले को मौके में तब्दील किया जा रहा है। इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर मुल्क को सही सिमत में ले जाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना के जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उसकी तादाद बढ़ेगी। इसको रोकने के लिए हम सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। देश में या पूरे विश्व में इस समय जो कोरोना का संकट आया है,
इससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। हम धन्यवाद देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम किया है। कैसे हम स्वदेशी की बात कर सकें, कैसे आत्मनिर्भरता की ओर ज़्यादा बढ़ सकें, और इस दिशा में जो काम शुरू किए हैं उसके एक अच्छे सकारात्मक परिणाम भी नज़र आ रहे हैं। तो इस समय जो दौर चल रहा है, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कोरोना का संकट कब तक ख़त्म होगा, पर अब हमारा देश उस दिशा में काम कर रहा है कि हम कैसे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें। उसके हिसाब से पूरा प्रशासन, पूरा इस संदर्भ में काम कर रहा है। तो हम इतना कह सकते हैं, हम इसको समस्या को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर देश को एक सही दिशा में ले जाने का काम कर सकें। मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों ने मुजफ्फरनगर के खरड़ गांव में खेल यूनिवर्सिटी के मुतालबे को लेकर मरकजी वजीर मुमलकत बराए मवेशी ज़र डॉक्टर संजीव बालियान को मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में कहा गया है कि खरड़ गांव 4 जिलों मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ की सरहद पर है। इसका फ़ायदा मगरब के सभी अजला को होगा। मेमोरेंडम देने वालों में भारत की कबड्डी टीम के साबिक़ कप्तान और अर्जुन अवार्डी संजीव मुंडभर, भारत की कुश्ती टीम के खिलाड़ी रहे अर्जुन अवार्ड याफ्ता सुनील राणा, मुख्तलिफ खेलों से जुड़े खिलाड़ी और डिग्री कॉलेजों के फिजिकल तालीम के शोबे से जुड़े प्रोफेसर मौजूद रहे। मरकजी वज़ीर मुमलकत बराए मवेशी ज़र संजीव बालियान ने खिलाड़ियों को यकीन दहानी कराई कि वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। खिलाड़ियों के मुतालबे को पूरा कराया जाएगा। आज विशेष रूप से आसपास के जनपदों के सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज यहाँ पे आए हुए हैं। अर्जुन अवार्डी टीम जो अलग अलग कुश्ती, कबड्डी, अलग अलग खेलों के, विशेष रूप से शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर जनपद के और मेरठ जनपद के भी। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो इन सब लोगों का यही अनुरोध है कि खरड़ गाँव चूँकि चारों डिस्ट्रिक्टों के बॉर्डर पर पड़ता है और देहात का इलाका है और खिलाड़ी इधर से निकलते हैं हमेशा इन 3 जिलों से, तो इन सबका यही था कि मुख्यमंत्री तक ये बात इनकी जाए कि खरड़ में अगर खेल यूनिवर्सिटी बनेगी तो इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सूटेबल प्लेस भी है और खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। हमारे खिलाड़ी बहुत दूर दूर तक जाते हैं और अगर आप देखेंगे हरियाणा के बाद अगर किसी के मेडल आते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के। तो खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो तो सभी खिलाड़ियों की मांग है कि खरड़ गाँव में खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। इनकी भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा। बहराइच गोंडा रियासती शाहरा पर सुकईपुरवा गांव के पास आज अलसुब बिहार से जालंधर जा रहे 17 मजदूरों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और कई दीगर लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। जख्मियों का सीएससी प्रयागपुर और शदीद तौर से जख्मी हुए लोगों को जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट शहर कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे थाना प्रयागपुर के सुकईपुरवा चौराहे के तहत लालपुर ग्राम सभा के पास बिहार के सिवान से पंजाब जा रही गाड़ी सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार 16 मजदूरों को संगीन चोटें आई हैं। इनमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 मजदूरों को सीएससी प्रयागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी जख्मियों को सीएससी प्रयागपुर और जिला अस्पताल बहराइच इलाज के लिए रवाना किया गया। सभी की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान है। के बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। असम में आज से 4 दिन का विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। कोविड महामारी के इस दौर में सत्र शुरू होने से पहले गाड़ी थी जो कि बिहार से उसमें मजदूर लगे हुए थे और अम्बाला फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई एक ट्रक से टकरा गई और उसमें करीब 5 लोगों की डेथ हुई है। 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है। 3 लोगों को सीएससी हॉस्पिटल भेजा गया था, वहाँ उनकी डेथ हुई है और 11 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया है। 8 लोग मामूली रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। FIR दर्ज कर ली गई।
अयोध्या में राम की पेड़ी के बाद रियासती हुकूमत अब 14 कोसी परिक्रमा के गिर्द में वाक़ सूर्यकुंड को फरोग देने जा रही है। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से सूर्यकुंड की तस्वीर तब्दील की जाएगी। सूर्यकुंड की तरक्की को लेकर अयोध्या के संत और धर्माचार्य में खुशी है। सभी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। अयोध्या तरक्याती अथॉरिटी के वीसी डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया कि सयाहों को अयोध्या में कम से कम 3 दिन रुकने के लिए अयोध्या के आसपास के जो कदीमी मकामात हैं उनको फरोग दिया जा रहा है। उसी सिलसिले में सबसे पहले सूर्यकुंड को फरोग दिया जाएगा। सूर्यकुंड के अहाते में 5 दुकानें बनाई जाएगी जिनको कारोबारियों को किराए पर दिया जाएगा और वो मजहबी चीज़ों को फरोख्त करेंगे। उन्होंने बताया कि सूर्यकुंड अहाते में ही भगवान राम को शख्सियत के कारनामों को लेकर लेज़र शो भी दिखाया जाएगा। सूर्यकुंड में सभी सरगर्मियों दूसरी पाली यानी शाम को ही रखी जाएंगी। इसके साथ हवन कुंड नवग्रह वाटिका भी बनाई जाएगी। शाम को लाइट एंड शो का भी मुजाहरा होगा जिसमें भगवान राम की जिंदगी से मुताल्लिक लेज़र शो दिखाए जाएंगे। सूर्यकुंड का दौरा किया था और उन्होंने उसको विकसित करने का आदेश दिया है। उसके क्रम में विकास प्राधिकरण द्वारा उसकी योजना तैयार की गई है, कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत नए सिरे से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा और उस बाउंड्री वॉल में भगवान राम से संबंधित जीवन वृत्तियों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों का और दिन भर का अट्रैक्शन के लिए बच्चों के लिए वहाँ पे बड़े बड़े झूले लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक साइंस पार्क डेवलप किया जा रहा है। एक ओपन एयर थिएटर बनाया जा रहा है। एक हवन कुंड और नवग्रह वाटिका बनाई जाएगी। उसके अंतर्गत वहाँ पे सोवेनियर शॉप्स बनाए जाएंगे। लगातार ये व्यवस्था सस्टेन किया जा रहा है, होती रहे। इसके लिए लगभग 50 दुकानें निकाली जा रही हैं। शाम के समय वहाँ पे 7 बजे से 8:30 बजे के बीच लाइट एंड साउंड शो होगा। इसमें लेज़र शो भी शामिल है। इसमें टिकट लगाया जाएगा। रियासत के वजीर बराए तिब्बत सेहत और जिला के इंचार्ज वजीर जय प्रताप सिंह ने आज सुल्तानपुर के गोमती हॉस्पिटल में वाक़ ब्लड बैंक की शुरुआत की। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ कोविड-19 को लेकर एक जायजा मीटिंग भी की। उन्होंने जिला इंतजामिया को हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल कराने के लिए सख्त हिदायत दी। इंचार्ज वजीर ने जिले में किसी भी तरह के त्यौहार को मनाए जाने पर सख्ती से पाबंदी करने की हिदायत दी है। वजीर तिब्बत सेहत जय प्रताप सिंह ने कहा है कि अनलॉक 4 में मुसलसल एंटीजन टेस्ट जारी रहेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। वजीर सेहत जय प्रताप सिंह ने कहा है कि रियासत में डॉक्टरों और अस्पताल की कमी नहीं है। कोरोना मुतासरीन के लिए 1,58,000 बेड महफूज किए गए हैं। वजीर सेहत ने कहा कि रियासत के छोटे अजला में भी L2 अस्पतालों का दायरा हमने बढ़ाया है। 5 से 10 वेंटिलेटर का बंदोबस्त कर दिया गया है। मौजूदा वक्त में 58,000 मुतासरीन का इलाज जारी है। और हमारा रणनीति जो पहले से चले आ रहा है, जिसमें मूलतः हम टेस्टिंग को हमको बढ़ाना है हर एक जनपद में, पूरे प्रदेश में। वो हमारा जारी रहेगा। हमारा सर्विलेंस टीम जारी रहेगा। हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रहेंगे और उसके हिसाब से जितने पेशेंट आएंगे उनको अलग अलग वर्ग में करके होम आइसोलेशन L1, L2 और सीरियस वाले को L3, ये पहले से चले आ रहा है। इसमें हम लोग का कोई कमी नहीं आएगा, आगे बढ़ते ही जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले और जांच में आ रही शिकायत को लेकर जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ अभिषेक प्रकाश आज अचानक कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंचे। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने सेंटर का अचानक मुआयना किया। कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में मुआयने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने जिला सप्लाई दफ्तर पहुंचकर कोविड-19 के पेश नज़र प्रोटोकॉल पर अमल और सरकारी कामों का जायजा लिया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू कैसे पाया जाए उसको लेकर कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी और लखनऊ में बढ़ते कोरोना के मामले कंट्रोल में होंगे। स्ट्रैटेजी हमारी बहुत क्लियर है। हमें केसेस को कंटेन करना है। कंटेनमेंट जोन में हमने अपनी RRT की और डोर टू डोर सर्विलांस की एक्टिविटीज बहुत ही इंटेंसिव कर दी है और साथ ही साथ जो जनपद का इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो 24/7 फंक्शनल है।
वो इन सब के ऊपर निगाह भी बनाए हुए, डेली वहाँ से बातचीत फीडबैक होती है और वहीं से सेंट्रलाइज सारे के सारे कोविड अस्पतालों की एम्बुलेंसेज की मॉनिटरिंग और इनकी लगातार वहीं से शिफ्टिंग भी कर रहा है। फिरोजाबाद के नौजवान किसान ने रवायती खेती को छोड़कर गैर मुल्की किस्म के ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। इस फल में बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर मिकदार होती है। कैरोटीन नाइट्रो रिच फूड लेने से कैंसर और हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर का खतरा कम रहता है। ये फल डायबिटीज, स्किन डिजीज और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मुआविन है। अद्विया अहमियत का फल होने के सबब बाजार में इसकी अच्छी मांग है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती को फ़रोग़ देने के लिए राग़िब किया है। थाईलैंड, मैक्सिको और सेंट्रल एशिया में भी इसकी खेती ज़मीन के एक बड़े हिस्से में की जाती है। फिरोज़ाबाद के नगला केवल गांव के रिहायशी नौजवान किसान देवी दयाल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी के बजाय खेती में रोज़गार की तलाश की। उन्होंने अमरूद की 1 एकड़ फसल में इंटरक्रॉप के तौर पर ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए। उन्होंने 2 साल कबल 300 लकड़ी के पिलर के सहारे करीब 1000 ड्रैगन के पौधे लगाए थे। इन पौधों से करीब 30 क्विंटल फलों की पैदावार हो जाती है, जिनसे हर साल 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी होती है। द्विवेदी दयाल ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इस वजह से कोरोना के दौर में इन फलों की काफ़ी मांग बढ़ी है। मन की बात में भी उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के बारे में थोड़ी जिक्र किया था कि हमारे देशवासी ड्रैगन फ्रूट खाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। इम्यूनिटी सिस्टम के अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं स्वास्थ्य के लिए। जैसे आपको अर्थराइटिस हो जाता है, हार्ट ब्लॉक होता है, बीपी हाई और लो होता है, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसी वजह से इस बार क्या हुआ कि पिछले सीजन में हमारा इसका डिमांड लोकल मार्केट में से कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया तब से लोकल मार्केट में भी इसकी डिमांड आना शुरू हो गई है। लोकल मार्केट में भी हमारा ये 250-300 रुपये पर केजी तक चला जा रहा है। और सर रही प्रोत्साहन की बात तो मैंने सर एमटेक किया हुआ है कलिंगा उत्कल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं पहले से ही जुड़ा हुआ था। उस चक्कर में मेरे को उद्यान विभाग द्वारा जो डीएचओ करंट में है, उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन किया कि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करो, इससे आपको अधिक बेनिफिट होगा। ड्रैगन फ्रूट एक तो इसको सुपर फूड माना जाता है और एक काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू इसमें है। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मिनरल्स, सारे मिनरल्स और विटामिन्स इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद ये है कि यदि अगर 1 एकड़ किसान ड्रैगन फ्रूट करता है तो ये 8 बाई 8 मीटर की दूरी पे लगता है, तो लगभग उसमें आपके एक पिलर पे 4 पौधे लगते हैं। तो कुल मिला के लगभग 450 के आसपास 1 एकड़ में पिलर आएंगे, तो ये 1750 के आसपास आपके पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। और इससे शुरुआती में मतलब दूसरे से तीसरे साल में आपको 4 से 5 लाख रुपए प्रॉफिट होगा और 5 साल के बाद इसमें 9 से 10 लाख रुपए प्रॉफिट होते हैं पर एकड़ में। तो इतना प्रॉफिटेबल इस समय कोई फसल नहीं है जिसमें कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बेहतर है और साथ ही साथ चूँकि ये बड़े पैमाने पे होगा तो लोगों को खाने के लिए मिलेगा, तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होने के कारण एक तो कुपोषण का समाधान होगा, दूसरे आर्थिक रूप से किसान समृद्ध होगा। और वास्तव में जो किसानों के आय को बढ़ाने या दूना करने 3 गुना करने की बात हो रही है, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। नीति आयोग की जानिब से मुल्क के बेहद पसमाइंदा अजला को मेन स्ट्रीम से जोड़कर तरक्की के रास्ते पर गामजन करने की कोशिश अब रंग लाते नजर आने लगी है। जुलाई माह में लिए गए जायजे की बुनियाद पर रियासत के सोनभद्र जिला डेल्टा रेटिंग में मुल्क के पहले पायदान पर पहुंच गया है। सेहत, तालीमी तब्दीली, तग़ज़िया, पीने के साफ पानी समेत दीगर कई निकात पर लिए गए जायजे में सोनभद्र मुल्क का अव्वल जिला करार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने बताया कि हमारी कोशिश है कि सोनभद्र पसमाइंदा ज़िले के फहरिस्त से हमेशा के लिए बाहर हो जाए और यहाँ के लोगों को भी वो सभी बुनियादी सहूलियात हासिल हों जो दीगर फ़रोग़शुदा अज़ला में हैं। उन्होंने इस कोशिश के लिए सभी महकमों का शुक्रिया अदा करते हुए इस रेटिंग को बरकरार रखते हुए और बेहतर तरीके से काम करने की अपील की है। करीब 118 जनपद आकांक्षित जनपद के रूप में चिन्हित किया गया। इसमें प्रत्येक महीने जो 6 पैरामीटर्स है, उस 6 पैरामीटर्स के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। उस इंडिकेटर्स पे कितना प्रगति हुआ प्रत्येक महीने इसकी आंकलन किया जाता है और जो जनपद अच्छा परफॉर्म करता है प्रत्येक इंडिकेटर में उस पर रैंकिंग दिया जाता है। इसमें प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल डेवलपमेंट है और जो कृषि कार्य है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में जो हम लोग वो काम अच्छा करते हैं उस पर डेल्टा रैंकिंग आती है। तो इस महीने पिछले विगत महीने का सोनभद्र प्रथम स्थान पर आई थी। बाराबंकी जिले का पवैयाबाद एक ऐसा गांव है जो जिले में सफाई की नज़ीर पेश कर बेहतर सहूलियात से शहरों को टक्कर दे रहा है। करीब 5000 की आबादी वाले इस गांव में आरसीसी और इंटरलॉकिंग वाली सड़कें, चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे, बच्चों को खूबसूरत माहौल के लिए चिल्ड्रन पार्क, नौजवानों की फिटनेस के लिए ओपन जिम के साथ गाँव में साफ सफाई का बंदोबस्त और ग्राम शौचालय की सफाई और खूबसूरती शहर के माहौल को शिकस्त दे रहा है। कुछ वक्त कबल इस गांव में खस्ता हाल, सरकारी भवन और टूटी फूटी सड़कें गांव वालों की गुजर बसर और तरक्की में रुकावट साबित हो रही थीं। लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमत के गांव की तरक्की से मुताल्लिक स्कीमों से पूरा गांव संवर गया है और ये गांव जिले के दीगर गांव के लिए सबक आमोज साबित हो रहा है। चीफ तरक्याती अफसर मेधा रूपम ने बताया कि बाराबंकी जिले में कई गांवों को मॉडल गांव के तौर पर फरोग देने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। सहूलियात से लैस बाराबंकी जिले में कई मॉडल गांव बनाए जाएंगे। अभी तक 3 मॉडल गांव बनाए जा चुके हैं। गांव के मकामी नौजवानों का कहना है कि साल भर पहले शाम होते ही गांव अंधेरे में डूब जाता था, मगर अब पूरा गांव तरक्की के उजाले से रोशन हो गया है। हमारे गाँव में मिनी सचिवालय और स्कूल का कायाकल्प बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारे गांव में नालियां, खड़ंजे और जगह जगह मतलब कूड़ेदान रखने वाले सब बन गए। कुछ बाकी नहीं है जो हमारे गांव में ना हुआ हो। और हमारे गांव में मिनी सचिवालय है, हमारे गांव में पुस्तकालय खुल गए हैं और हमारा गांव पहले से बहुत अच्छा बन गया है। और हमारे गांव में सबसे अच्छी बात यह है कि युवाओं के लिए एक जिम खुल गया है जो सरकार के द्वारा योजनाओं के द्वारा आया हुआ है। और हमारे गाँव में जो युवा हैं वो रोज़ जिम करने आते हैं। मेरे गांव में कभी वाटर सप्लाई, नालियों का पानी निकलने के लिए गुंजाइश नहीं थी। यहाँ पे इतनी जर्जर व्यवस्था थी कि नालियों में पानी भर जाता था, जहाँ तहाँ गड्ढों में पानी रुकता था, जिससे न जाने कितनी समस्याएं उत्पन्न होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 2-3 साल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाई हुई न जाने कितनी अनगिनत योजनाओं के तहत हमारे गाँव में अत्यधिक विकास हुआ है। मेरे अधिकारी डीएम साहब, सीडीओ मैडम, अधिकारियों के लाई हुई योजनाओं से मेरा गांव आज शहर को मात दे रहा है। मैंने मिनी शौचालय या विद्यालय का लॉन बिल्कुल चकाचक फर्स्ट क्लास है। फिर मैंने ओपन जिम का उद्घाटन भी किया। चुकी है यहाँ पे ग्राम पंचायत में नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग और भूमिगत नाली, पत्थर युक्त नालियाँ जो बनी हैं। और इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिवालय में सारी सुविधाएं हैं। मीटिंग हॉल की व्यवस्था है, कॉन्फ्रेंस रूम की व्यवस्था है और वाईफाई, म्यूजिक सिस्टम और पुस्तकालय की व्यवस्था है। बच्चों के लिए ओपन जिम, ताकि वो शहर पे न जाके ग्राम पंचायत में ही अपनी एक्सरसाइज और व्यायाम कर सकें। और गांव के ही लोगों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फोटोकॉपी व्यवस्था है और कलर फोटो की व्यवस्था है। एक तो बाराबंकी ज़िले में हम लोग मॉडल गांव करके कुछ गांव विकसित कर रहे हैं, जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरा होगा, लाउड स्पीकर होगा, उस गांव की अपनी वेबसाइट होगी, उस गांव में पूरा इंटरनेट होगा, वहाँ के पंचायत भवन में एक कंप्यूटर सेंटर होगा जिसमें फ़ोटोकॉपी होने का काम हो या कंप्यूटर जो जन सुविधा केंद्र में काम होते हैं वो पंचायत भवन पर होने लगेंगे। लोग आके इंटरनेट का प्रयोग भी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि लाइब्रेरी भी विकसित हो उन गाँव में। और जितनी उस गांव का हर एक पहलू, चाहे वहाँ जो कूड़ा है उसका गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग करके पूरा सिस्टमेटाइज रूप से वहाँ अलग अलग हम लोग डस्टबिन बनाएंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, डोर टू डोर कलेक्शन हम लोग कूड़े का करेंगे। इस तरह के जो मॉडल गांव बनेंगे उसका फिर हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे। बाकी प्रधानों को भी, हमारे यहाँ बन चुके हैं 3-4 गाँव, तो प्रधानों को लेकर भी जाएंगे बाकी गाँव के, ताकि वो भी अपने गाँव को उसी प्रकार से विकसित करें। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासती हुकूमत ने अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइंस की जारी की। सितंबर से मिल सकती कई तरह की रियायत। 7 सितंबर से मरहलेवार तरीके से चलेगी लखनऊ मेट्रो। हर जुमे की रात 10 बजे से दोशंबे सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का अमल पहले की तरह रहेगा जारी।
29 और 30 अगस्त की रात को चीन के पीएलए आर्मी ने मशरक़ी लद्दाख के पेंगविंग सोलिक ने दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय फौज ने दरअंदाजी को किया नाकाम। इस दरमियान भारत और चीन के माबैन चुशूल में ब्रिगेड कमांडर सतह की बातचीत भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्सेज में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को रिजर्वेशन देने की रियासतों को दी इजाजत। और बहराइच गोंडा रियासती शाहरा पर आज अलसुब बिहार से जालंधर जा रहे 17 मजदूरों से भरी गाड़ी हुई हादसे का शिकार। गाड़ी में सवार 5 मजदूरों की मौके पर हुई मौत, 16 मजदूर हुए जख्मी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।